सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। तो आज के वीडियो में है हमारा सेकंड लेक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था और वीडियोस के कुछ रूल हैं, आपको पहला वीडियो रिवाइज करके आना है दूसरे वीडियो में बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा जो हमने पहला वीडियो पढ़ रखा है। तो कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोगों ने रिवाइज करके आए हैं इस वीडियो पे वो लोग लाइक करिए और अभी मैं देख लूँ, अभी आपकी औकात पता चल जाएगी जब क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, कितने लोग रिवाइज किए हैं या फिर नहीं। तो हमारा ये है स्क्रीन पे पहला प्रश्न, ठीक है। अब पहले प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बताओ बच्चों। पता है आप लोगों को? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर अपना आंसर मैच करिए, ठीक है। अब आपने आंसर दे दिया होगा, अब मेरी बारी देखते हैं। ESU या फिर फ्रैंकलाइन, मैंने बताया था नेक्स्ट अपने लास्ट वीडियो में ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हो रहा है भाई, आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। न्यूट्रल बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, न्यूट्रल बॉडी अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाय गिविंग सम एक्सेस प्रोटॉन, एक्स्ट्रा प्रोटॉन दिया जाए, गिविंग सम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन दे दिया जाए, और गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, रिमूविंग सम प्रोटॉन, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल बॉडी उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, आपके पास है ये 4-5 ऑप्शन, 5 में से मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। टाइम ओवर, मैं बताता हूँ इसका आंसर। बाय गिविंग सब एक्सेस प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन का लेन देन हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, हाई एनर्जी चाहिए उसके लिए। गिविंग सम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे दे दोगे भाई, न्यूट्रॉन वैसे भी न्यूट्रल होता है। गिविंग सब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। न्यूट्रल बॉडी उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अरे आजा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन मेक न्यूट्रल, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है उसको न्यूट्रल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब है, पॉजिटिवली चार्ज का ये मतलब है सर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो न्यूट्रल बन जाएगा। तो हम क्या देंगे, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसको न्यूट्रल बनाना है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर उसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या बन जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी। आई होप ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं रिमोट काम कर दिया टाइम से। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज देन बॉडी बिकम, अगर मास बॉडी का बढ़ रहा है तो बॉडी क्या बनेगी, नेगेटिवली चार्ज होगी या फिर पॉजिटिवली चार्ज होगी। अच्छा कुछ चीजें हम, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया जो बताना था। देखो दो टाइप के चार्ज होते हैं, थोड़ा सा रिवीजन फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये चीजें ये सबको बड़ा पता होगा। नेगेटिव चार्ज, अच्छा पॉजिटिव चार्ज कब आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये कब आता है, गेन इन इलेक्ट्रॉन। बोर्ड की ब्राइटनेस सर फुल है, ये लाइट ज्यादा है ना तो बोर्ड की ब्राइटनेस कम दिखती है लाइट की वजह से, ठीक है। तो गेन इन इलेक्ट्रॉन, अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोई चीज निकल रही है बॉडी में से, कोई चीज निकल रही है, निकलने का मतलब क्या होता है, मास कम होगा बॉडी का, और कोई चीज निकलेगी मतलब पॉजिटिवली चार्ज है मतलब मास क्या हो जाएगा, कम। और अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो मतलब कोई चीज घुस रही है अंदर, बॉडी के अंदर कोई चीज जा रही है तो मास क्या होगा उसका, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकलना, मास कम होगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो मास ज्यादा होगा। मतलब जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो मास कम होगा, और जब नेगेटिवली चार्ज हो रही है, नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं तो मास बढ़ जाएगा बॉडी का। ये बात आपको समझ में आएगी। दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किस वजह से आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो मास बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो कुछ मास होता है, अब जब मास आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो मास। चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट्स मीन, उसका मतलब क्या है, बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या है बच्चों, इतनी देर से आप लोग पढ़ रहे हो। अच्छा ये प्रोटॉन वाला जो ऑप्शन है, ये जो प्रोटॉन वाला ऑप्शन है, इसको तो देखते ही आप क्या कर दिया करो, काट दिया करो, तोड़ फोड़ कर दिया करो। बचा क्या, ये दोनों चीजें। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चल जा भाई। श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो, रिपल्सन से, अट्रैक्शन से, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स से
कैसे चेक कर सकते हो? अच्छा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से अगर हम चेक करना चाहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट करता है, तो ये तो सही तरीका नहीं है। दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो क्या पता वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रही हो। लेकिन रिपल्सन, क्या रिपल्सन कौन सा फोर्स करता है? रिपल्सन से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इंडक्शन वगैरह तो छोड़ दो, अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि जो चीज आपने पढ़ी नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लागू। और अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हो सकता है, फ्रिक्शन से तो हो नहीं सकता है, तो क्या होता है? रिपल्सन। अगर श्योर चेक करना है आपको, श्योर चेक करना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा? रिपल्सन बिटवीन बॉडीज। अगर बॉडीज के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो दोनों, उन दोनों के ऊपर क्या है? चार्ज है, ठीक है, कोई ना कोई चार्ज है। दो बॉडी के रिपल्सन से ही हम चेक कर सकते हैं, श्योर चेक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए? तो आप लोग पढ़िए सारे ऑप्शन। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी की डिफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपने कल डिफिनेशन नहीं लिखी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो यही है, यही डिफिनेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की यही डिफिनेशन है, इसको लिख लीजिए। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी मैंने बताया था, अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ये भी सही है। चार्ज कैन बी कंजर्व इनटू एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। नहीं हो सकती है बच्चों, आप चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में, लेकिन चार्ज को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया होगा। नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? इसको मैं करेक्ट करके पहले लिख दूं अच्छे से। ऑप्शन 1 जो दे रखा है बच्चों, वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। दूसरा दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और तीसरा क्या दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। इसमें में से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? ठीक है, कौन सा चार्ज, किसी बॉडी पे कितना चार्ज होना पॉसिबल नहीं है? देखो आपने क्या पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? Q इज इक्वल टू एन ही होता है चार्ज का फॉर्मूला। एन क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, मतलब चाहे +1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 ऐसा। एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल के देख लेंगे। क्यू, अगर पहले वाले की बात करूं, पहले ऑप्शन को अगर हमें चेक करना है, पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करना चाहें तो देखो Q इज इक्वल टू एनी। Q कितना दे रखा है? Q दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूले से हम चेक करेंगे। Q कितना है इसमें? चार्ज दे रखा है बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻18। एन आपको निकालना है, अगर एन इंटीजर आ रहा है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ई क्या, ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होता है। अब इसको उधर भेज देते हैं। अच्छा, ये 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 19 को इधर भेज दो, तो 10⁻⁻18 अपॉन 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻18 इंटू, ये पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 18 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो मतलब 10 आ जाएगी। तो 10 क्या है? एक इंटीजर है, मतलब ये वाला चार्ज तो पॉसिबल है। अब दूसरे वाले को चेक करेंगे, कैसे करेंगे? सेकंड वाले को। तो पहला ऑप्शन चेक किया हमने, और ऑप्शन नंबर 2 आप लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन 2, Q इज इक्वल टू कितना देखा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये Q दे रखा है, एन आपको निकालना है। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये माइनस पूरा पूरा कट जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1 भी एक इंटीजर है, तो ये भी पॉसिबल है। अब तीसरा चेक करते हैं। अगर तीसरा चेक करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना दे रखा है? -20 इज इक्वल टू एन इंटू 10⁻⁹19। अब इसको इधर, ये 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 10⁻⁻20 है इज इक्वल टू, अच्छा इसको इधर ले आते हैं तो 10⁻⁻19 हो जाएगा इज इक्वल टू एन। तो एन की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ये अलग है, ठीक है। अगर मैं एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 10⁻20 और इधर क्या आ जाएगा? 19 प्लस में आ जाएगा, 19 ऊपर जाएगा, तो 19 इज इक्वल टू एन। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1। और 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? 1/10। 1/10 क्या है? इंटीजर है कि नहीं? नहीं है इंटीजर, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में पॉसिबल ही नहीं है एन। तो ये क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं है।
क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा, क्वांटाइजेशन समझ में आया। एन आप निकाल लो, एन अगर इंटीजर आ रहा है तो पॉसिबल है कोई भी चार्ज, एन अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा देखो, सी मतलब क्या है, अगर आगे सी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये कूलाम दे रखा है, 1/100 कूलाम्स, मतलब ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये ई मतलब क्या है, अगर इसको आप कंपेयर करो क्यू इज इक्वल टू एन ई से, तो क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू 1/50 ई, मतलब ये एन की वैल्यू क्या है 1/50, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? कूलाम मतलब सी मतलब क्या हो गया, कूलाम, ये ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ 1/100 कूलाम, मतलब ये क्यू की वैल्यू दी हुई है। और अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये वैल्यू एन की है, 1/50 किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो देखो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब इन सबको चेक करना, 1/100 वाले को अगर हम चेक करें, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है आपको चेक करना है। पहला वाला चेक करता हूँ, क्यू इज इक्वल टू एन से, तो क्यू की वैल्यू क्या है 1/100 है। एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 1/100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻², ये 1.6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इज इक्वल टू एन, यही होगा। अब क्या होगा, पावर दोनों घटेंगे, कितना आ जाएगा, 19 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -17 बचेगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻17 इज इक्वल टू। अब इसको ऊपर भेज दो, 17 को, ये प्लस हो जाएगा 10⁻+17, और यहाँ पे बचेगा 1.6 इज इक्वल टू एन। यहाँ पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 10 में से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 में से 10 में से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.625, ऐसा समथिंग आएगा आंसर, इंटू 10⁻, क्या है 17। ये एन की वैल्यू है। क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू है या फिर इंटीजर है? कितने लोग मानते हैं फ्रैक्शन है और कितने लोग मानते हैं इंटीजर है, ये बताइए। क्या लगता है आपको, ये फ्रैक्शन में है या फिर इंटीजर में है? कुछ बच्चे क्या सोचे होंगे कि ये फ्रैक्शन में है सर, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है बच्चे। देखो 17 जीरो है, इसके बाद अगर एक जीरो में यहाँ से हटाता हूँ तो ये 6.25 हो जाएगा, इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा, एक जीरो आगे बढ़ा है 18 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या, 19 होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ कीजिए। यहाँ पर 19 रहता है ना, हाँ 19 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 17 बचेगा, सही है, ये भी सही है, 17 ऊपर जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही है, सही तो था, 17 हो जाएगा ये एन की वैल्यू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो पावर क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है, तो क्या होगा बच्चों, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, ये क्या है इंटीजर, मतलब इसके आगे 17 जीरो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 2 3 जीरो तो यहाँ पे खा जाएगा, 3 जीरो यहाँ खा जाएगा, और आगे 3 घटा दो अगर 17 में से तो आगे 0 0 0 लगते चले जाएंगे, तो एक फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो एन की वैल्यू यही आएगी। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आया समझ में, तो हम सब करके बताइए। तो ये तो पॉसिबल है, और बाकी अगर ये पॉसिबल होगी तो बाकी इन दोनों को चेक करके बताना, ये होमवर्क है आपका। पॉसिबल नहीं होगी, जाहिर सी बात है, पहला ऑप्शन करेक्ट है तो दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत होंगे, इन दोनों को चेक कर लेना, क्या वैल्यू आ रही है इनकी, कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या चीज नहीं ट्रू है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो ट्रू है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, ये भी ट्रू है, ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो, हैविंग नॉन जीरो है, हॉर्न नहीं है, नॉन जीरो, नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास नॉन जीरो मतलब कि अगर किसी बॉडी के पास कुछ मास है तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास चार्ज ना हो, जाहिर सी बात है, हो सकता है मास है लेकिन चार्ज ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, अगर उसका मास जीरो है लेकिन चार्ज हो सकता है, ऐसा कुछ चार्ज हो उसके ऊपर, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। हैविंग जीरो मास, मास क्या है उसका जीरो है लेकिन कुछ उसके पास चार्ज है, नॉट जीरो चार्ज है, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, चौथा, चौथा होगा करेक्ट फॉर चार्ज। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू क्रिएट 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 1c, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज मतलब n निकालना है, और e आपको पता है, ये आपको पता है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है बच्चों -19। अब आप n की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू आपको निकालनी है, और e की वैल्यू क्या देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब इसको इधर लाके भेज दो तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, अब इसको ऊपर पहुँचा दो तो 1.6
इंटू 10⁻⁻, प्लस में 19 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। अब इसको 1.6 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.0625 ऐसे ही आता है कुछ, इंटू 10⁻19। अब इसको करेंगे थोड़ा कायदे से लिखें तो 25 इंटू 10⁻18। ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज में देख रहे हो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक कूलम चार्ज कोई ले रहा है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। क्या है, एक कूलम मतलब बहुत ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर। क्लियर है बच्चों, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो एक कूलम चार्ज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं, दो चीजें होती है, तीन चीजें वैसे तो होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। बॉडीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ बॉडीज होती है कंडक्टर, कुछ बॉडी होती है इंसुलेटर। तो देखो क्या होता है कंडक्टर, कंडक्टर ऐसी बॉडीज होती है जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बताया, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बॉडीज जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डेड नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब। अच्छा, किसी बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहां पर रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे। जैसे एक बॉडी है ये, इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास क्या है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सरफेस पे रहेंगे या फिर वॉल्यूम के अंदर रहेंगे। क्या आप आंसर बता सकते हो, कितने लोग कह रहे हैं कि इसी सरफेस पे रहेंगे, ये सरफेस पे रहेंगे। देखिए यहीं पे गलती होती है। मैंने क्या कल बताया था, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, तो वो सरफेस पे होते हैं, ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होते हैं। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे रहेंगे, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर ही रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब अंदर ही रहेंगे। ये नहीं है कि वो सरफेस पे घूमने लगेंगे। सरफेस पे कब घूमेंगे, जब मैं इसको देखो, अभी एक बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन का ये मतलब नहीं है कि बॉडी चार्ज है, बॉडी चार्ज है ये मतलब नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब वो बॉन्डेड नहीं है किसी चीज से। समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़े होगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी चार्ज है। बॉडी चार्ज का मतलब क्या होता है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इसके अंदर ही, वॉल्यूम के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दूं तो ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके सरफेस पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं, वॉल्यूम के अंदर होते हैं। अब इसको अगर मैं चार्ज करूं, इसके ऊपर चार्ज दूं, अगर इसको मैं चार्ज एक्स्ट्रा दूं तो वो कहां आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। और सरफेस पे चार्ज आता है, मैंने एक और चीज लिखाई थी, चार्जेस जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। अगर मैंने नहीं लिखवाया होगा, ऑफलाइन में शायद लिखवाया था, तो ये जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, शार्प एजेस पे होती है। ये मैंने बताया था, जो शार्प एज है उस पे सबसे ज्यादा चार्ज चले जाते हैं। पहली बात तो क्या कि अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दूं इसको, तो इसके सरफेस पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर बॉडी, ये तो पूरा पूरा क्या है, एक इसको क्या बोल सकते हैं, आइडियल बॉडी है, इसका चारों तरफ सरफेस बराबर है। लेकिन अगर कोई बॉडी मान लो ऐसी दी हुई है, ऐसे समझ में रखिए, तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, जो शार्प एज है उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया में क्या होंगे, यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे यहाँ के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है, शार्प एजेस पे चार्ज की डेंसिटी, चार्ज का घनत्व ज्यादा होगा, और यहाँ सब चार्ज का घनत्व, चार्ज की डेंसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है। अगर किसी चार्ज को, अब देखो एक फ्रेम करके इसको बोलते हैं, अगर किसी भी हम कंडक्टर को फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो एक्सेस चार्ज होता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और चार्ज डेंसिटी शार्प एजेस पे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये चार्ज, ये क्या है, कंडक्टर की एक क्वालिटी है। ठीक है, इसी वजह से चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कॉर्नर पे होती है। इसका कोई आंसर नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो जल्दी थम्स अप लिख दीजिए और यस सर लिख दीजिए कमेंट में। फील लीजिए पूरा ऑफलाइन वाला। ठीक है, समझ में आया। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हम इसको देते हैं कंडक्टर्स पे, वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और बाकी क्या होता है, शार्प पे ज्यादा के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसी बॉडीज जिनके पास, अच्छा इसका कंडक्टर का एक और डेफिनेशन होगी, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, कंडक्टर्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्जेस को फ्लो करने को अलाउ करे। चार्जेस के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, अभी आएगा वो थर्ड चैप्टर में आएगा। बाकी ये समझो, इलेक्ट्रॉन को जो अपने अंदर से जाने देने वो क्या हो गए, कंडक्टर्स, और उनके पास क्या होता है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको कंडक्टर बोलते हैं। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, क्लोजली बाउंडेड होते हैं प्रोटॉन्स के साथ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होना
नहीं देंगे। क्लियर है, जाहिर सी बात है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे। ठीक है, यही है बस कंडक्टर और इंसुलेटर, यही चीज है। कंडक्टर और एक डाइइलेक्ट्रिक भी होता है जो कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में कभी वो इंसुलेटर बनता है कभी कंडक्टर बनता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कभी कंडक्टर रहते हैं कभी इंसुलेटर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स। अभी डाइइलेक्ट्रिक्स भी आप लोग पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल एयर पे अगर हाई प्रेशर में एयर को किया जाए तो वो क्या बन जाती है, कंडक्टर्स बन जाती है। वैसे तो इंसुलेटर होती है। अगर एयर कंडक्टर होती तो सोचो क्या होता, बोर्ड से करंट आता, हमको करंट लगता रहता लगातार। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्या कर सकते, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस खाली इट कैन ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ना ही चार्ज क्रिएट हो सकता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस खाली क्या होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है। क्लियर है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल एक आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। एक आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब है कि ना बाहर से अंदर कुछ आ सकता है ना अंदर से बाहर कुछ जा सकता है। जैसे आपने कोविड टाइम में सुना होगा आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, ना कोई चीज अंदर से बाहर आए ना कोई चीज बाहर से अंदर जाए। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके पास एक चार्ज है, जिसके पास मतलब एक बॉडी है उस जिसके पास क्या है, मान लो +4 चार्ज है, और दूसरी बॉडी है उसके पास -2 चार्ज है। अच्छा, अगर मैं इस सिस्टम का, ये एक सिस्टम बन जा रहा है, ये पूरा क्या बना दे रहा है, एक सिस्टम बन जा रहा है। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि मैं 2-3 कंडीशंस बना पाऊँ। एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक के पास क्या है, मान लो इसके पास +8 कूलम चार्ज है, 8 चार्ज है, और इसके पास मान लेते हैं माइनस। ठीक है, अब ये क्या है, एक सिस्टम बना रहा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम के पास 2 बॉडीज हैं, दोनों के पास चार्ज है। ठीक है, समझना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या है, जो नेट चार्ज है इस सिस्टम का, नेट चार्ज क्या होगा बच्चों, दोनों को जोड़ करके, मतलब +8 और -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, +5। इसका जो नेट चार्ज है क्या है, +5। अब क्या हुआ, दोनों की टक्कर हुई, कुछ भी हुआ, इंडक्शन कंडक्टर कुछ भी हुआ, कोई भी प्रोसेस हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। मान लो इससे जो प्लस चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब आप लोग में से कुछ वो ये बोलेंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर होता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है बच्चों, प्लस चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब है कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज की कमी होगी, पॉजिटिव चार्जेस की कमी होगी, और इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी और इस पे नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। मतलब बेसिकली हुआ क्या चीज, इससे पॉजिटिव चार्ज इस पे चले गए ना, यही तो हुआ। ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उड़ करके यहाँ पर जा रहा है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो मान लो क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर शुरू हुआ। अब यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर के ये सिस्टम अब ऐसा हो गया, इधर से पॉजिटिव चार्ज गए ट्रांसफर होकर, समझ आए, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर गए, मान लो इसके पास कितना आ गया, प्लस पॉजिटिव में 6 चार्ज बचा, और इससे कितने चार्ज ट्रांसफर होकर गए, 2 गए हैं ट्रांसफर होकर के, तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास आए तो इसके पास कितना बचा, +1 -1 चार्ज बचा। अभी अगर नेट चार्ज निकाले तो क्या हो जाएगा, +6 -1 कितना हो जाएगा, +5। अगेन कितना है, +5 है। तो जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व, +5 ही है, +5 ही है। ठीक है, तो एक भी ना चार्ज इस प्रोसेस में इसके पास 8 था 3 था, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इन लोगों ने क्रिएट नहीं किया, मिलके एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर रहे हैं, जो चार्ज था वो क्या रह गया, सेम रह गया। अब चलो इसको एग्जांपल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, बहुत बोरिंग हो जाएगा नहीं तो। क्या है, ये है हमारा चिंटू और ये इसका भाई है। ध्यान से समझना, चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मिंटू, अब क्या हुआ, चिंटू चिंटू मिंटू में, अब इन दोनों की क्या हो, इसके पास है 100 रुपये, इसके पास है हमारा 60 रुपये। अब दोनों के पास मिला के कितने होंगे, दोनों के पास मिला के सर होंगे 160 रुपीज। ठीक है, अब दोनों का हुआ झगड़ा, दोनों का झगड़ा हुआ तो मिंटू ने क्या किया, चिंटू से 20 रुपये छीन लिए। अब उसके पास 20 रुपये ज्यादा हो गए, अब इसके पास कितने हो गए बच्चों, झगड़े के बाद क्या हुआ, झगड़े के बाद क्या हुआ, इसके पास हो गए 80 रुपये, और अब इसके पास कितने हो गए, इन लोगों का झगड़ा हुआ है तो इसके पास जो कितने बचे, 80 रुपये बचे। अभी भी जो नेट मतलब पूरा जो है नेट इन लोगों के पास कितना था, 160 था, अगेन कितना ही बचा है, दोनों का मिला के तो 160 ही रुपये है।
झगड़े से पहले भी 160 थे, अब भी 160 है। तो क्या हुआ, ये जो पैसा है वो कंजर्व है। पैसा क्या है जो इन लोगों के पास 160, वो कंजर्व है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, चार्जिंग के देखो क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा फ्रिक्शन होना चाहिए था, पहले फ्रिक्शन नहीं है क्या इसमें, चार्जिंग बाय कंडक्शन 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 कंडक्शन, फ्रिक्शन लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं अपने मन से लिख देता हूँ। फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा कायदे से लिखता हूँ। हेडिंग वाला कोई ऑप्शन है, इससे क्या होता है, फालतू की चीजें आती हैं, चलो छोड़ो। चार्जिंग, अरे यार, फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से चार्ज कैसा होता है, अच्छा ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है बच्चों, ये बस खाली किसके लिए, इंसुलेटर, ओनली फॉर इंसुलेटर। ये क्या है बच्चों, बस खाली इंसुलेटर के लिए है। ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है वो क्या है, इंसुलेटर के लिए। जैसे दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज को अगर आपस में रब किया जाए तो क्या होगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों बॉडी, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को मैं रब करूंगा तो जिसकी क्या होगी, जिसकी पावर कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, जब इसके इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जाम्पल समझना, दो बॉडीज है, दोनों को मैंने रब किया, दोनों क्या थी, न्यूट्रल थे। दोनों को मैंने रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ, मान लो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इससे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इस पे गए, तो इस पे प्लस चार्ज चार्ज आ जाएगा और इस पे कितना आ जाएगा, -4। तो जब भी जो फ्रिक्शन से चार्जिंग होते हैं उसमें क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ट्रांसफर होता है। अगर इस पे +4 आया है तो इस पे -4 ही आएगा, इस पे +3 आया, +3 आने का मतलब क्या है, मतलब क्या है +3 आने का, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इसमें -3 आ जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं अगर आप क्या करते हो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये बस खाली इंसुलेटर्स को चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है, कंडक्टर को रगड़ने की जरूरत ही नहीं, पास पास लाओगे फिर इलेक्ट्रॉन्स का तुरंत ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके लिए है, बस खाली इंसुलेटर्स के लिए है। और कैसे ट्रांसफर होता है, जब भी इनमें चार्ज का ट्रांसफर होता है तो दोनों बॉडीज पे इक्वल मैग्नीट्यूड में तो इक्वल चार्ज आता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, हमेशा ऐसा होता है फ्रिक्शन में। क्लियर है बच्चों, ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे आता नहीं है क्या, चलो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। When two bodies are rubbed together, यहाँ देखो ये फ्रिक्शन का ही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू मेक पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज। ये फ्रिक्शन है बच्चों, ये फ्रिक्शन ही है, ये फ्रिक्शन ही है, मिस्टेक हो गई लिखने में, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ये, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की ये डिफिनेशन है। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बॉडी नेगेटिवली चार्ज। ये जो चीज मैंने बोली वही लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन यहाँ पर है, ठीक ठीक है। अब देखो क्या है बच्चों, समझना ध्यान से समझना, एक बॉडी है, दो बॉडीज है, एक बॉडी के पास दो बॉडीज है, एक बॉडी दी हुई है यहाँ और एक और बॉडी है दूसरी, इसको क्लोन करते हैं, ये बॉडी है, इस बॉडी के पास मान लो -4 चार्ज था, दूसरी बॉडी के पास कुछ चार्ज नहीं था, -4 था, ठीक है। अब दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, और कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और दोनों के पास अगर दोनों सेम साइज की है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक दोनों में इक्वल चार्ज ना हो जाए, दोनों में बराबर चार्ज ना हो जाए। जैसे इसमें -4 था, -1 था, अच्छा इसको कोई अच्छा सा नंबर देते हैं, -1 से हो नहीं पाएगा, -2 दे देते हैं। अब इन दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लाए, मान लो एक वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, और कब तक होगा, जब तक दोनों पे बराबर, मान लो इन दोनों का रेडियस सेम है, आर रेडियस है, दोनों स्फीयर है, दोनों का रेडियस आर है, दोनों का रेडियस, दोनों के साइज में क्या है, सेम है,
और दोनों को जब मैं कांटेक्ट में लेकर के आया तो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, दोनों कंडक्टर से दोनों में चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। और चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों के पास बराबर चार्ज ना आ जाए। तो इन दोनों के पास मिला के कितना चार्ज है, -6 है। अब -6 दोनों का मिला के था, तो अब क्या होगा, तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक इस पे -3 और इस पे -3 ना आ जाए। अब दोनों में बराबर चार्ज आ गया, तब जाके चार्ज का ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। मेरे पास दो बीकर है, उसको मैंने पाइप के थ्रू जोड़ दिया। इसके पास ज्यादा पानी है और इसके पास कम पानी है, दोनों मतलब ये खाली है मान लेते हैं, या थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ठीक। और दोनों सेम शेप और साइज के हैं, तो इससे क्या होगा, पानी अगर मैंने दोनों को पाइप से जोड़ा है तो दोनों में क्या होगा, पानी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा वाले से कम में। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। वैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर दो चार्ज बॉडी है, दोनों को मैंने अगर तार से जोड़ा तो कब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जब तक कि दो चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज में बराबर चार्ज ना आ जाए, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम अलग अलग है तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी बताऊंगा। लेकिन वॉल्यूम सेम है तो ये कंडीशन होगी। अगर वॉल्यूम नहीं सेम है तो उसका एग्जांपल समझो। एक बड़ा सा मेरे पास बीकर है, एक पतला सा बीकर है, ठीक। अब दोनों को मैंने पाइप से जब जोड़ा तो क्या होगा, दोनों के बीच में लिक्विड का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस पे पानी यहाँ तक लिक्विड का ट्रांसफर होगा, दोनों बराबर भर जाएंगे। लेकिन क्या जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें भी भरा है, बस खाली हाइट मैच करेंगे दोनों आपस में। वॉल्यूम इस पानी का निकालो, इस पानी का वॉल्यूम निकालो, दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। अब यहाँ जब दोनों बीकर सेम वॉल्यूम के थे, तब जो वाटर का ट्रांसफर हो रहा था वो कब तक हो रहा था, जब तक दोनों पे पानी बराबर हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पानी का वॉल्यूम बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन लेवल बराबर हो जा रहा है। ऐसे ही चार्ज के केस में भी होता है। इसमें तो इक्वल, जब दोनों का रेडियस सेम है तो तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है जब तक दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल चार्ज दोनों पे ना आ जाए। और इसमें जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो सेम काइंड का होता है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को ही ट्रांसफर करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ। कंडक्शन में क्या होता है, जो चार्ज है लाइक चार्ज ही ट्रांसफर होते हैं, बट द सम ऑफ टोटल चार्ज on all positive charge bodies will be same as charge on initially considered on the body। ठीक है, क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो सेम ही होता है, ये तो बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। कई बात समझ में आई। कंडक्शन में चार्ज का ट्रांसफर होगा, कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों पे बराबर चार्ज ना आ जाए। ये किसके लिए, सेम बॉडीज के लिए। अगर बॉडी का साइज सेम नहीं है तो क्या होगा बच्चों, अगर बॉडी का साइज सेम नहीं है, मान लो एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, ठीक है। एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। अब मैंने दोनों को क्या किया, एक वायर से जोड़ दिया, और वायर से जोड़ने के बाद इसके पे मान लो Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। तो अब चार्ज जब इन लोगों को जोड़ा तो क्या हुआ, चार्ज का कुछ ट्रांसफर हो तो रेडियस तो चेंज होगा नहीं, रेडियस जो था वही रहेगा। इसका रेडियस r1 ही रहेगा और इसका रेडियस r2 ही रहेगा, r1 ही रहेगा और r2 ही रहेगा। और इसका लेकिन अब चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ज क्या होगा दोनों में, जब दोनों को जोड़ा है तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, इससे साइज चाहे चार्ज इस पे जाएगा चाहे इससे चार्ज इस पे आएगा, तो ये दोनों के चार्ज तो बदल जाएंगे, रेडियस तो सेम रहेगा। अब ये जो Q डैश चार्ज है, मतलब जो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद पहली बॉडी पे जो चार्ज आया, उसका जो आपको फॉर्मूला है वो है Q1 प्लस Q2, दोनों का इनिशियली चार्ज को जोड़ो अपॉन R1 ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये क्या है, फॉर्मूला है निकालने का। पहली वाली बॉडी पे कितना चार्ज आएगा वो निकालने का ये फॉर्मूला है, और दूसरी वाली बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, डबल डैश में लिखना है तो अगेन Q1 प्लस Q2, यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 R1 प्लस R2। ये आपका फॉर्मूला है चार्ज निकालने का किसी भी बॉडी के ऊपर। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये चीज समझ में आई, जब दो बॉडीज रेडियस अलग अलग है, चार्ज Q1 Q2 है दोनों के ऊपर, तो अगर आपको निकालना है पहली बॉडी पे कंडक्शन के बाद चार्ज कितना होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और दूसरी बॉडी पे कितना होगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर है ये चीज। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट चीज आती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन कैसे चार्ज होता है बच्चों, ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड एग्जाम में लिखने को भी आ सकता है। अब जो लिखने वाली चीज है वो मैं इस स्लाइड में लाना भूल गया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ले आऊंगा, आप लोग अच्छे से छाप लेना। अभी इंडक्शन का मतलब समझो कि जब भी दो चार्ज बॉडी को या फिर एक बॉडी है, मान लो सब, चलो समझ, यहाँ पर समझो, एक बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी है, इसके ऊपर क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में ऐसे सब रखे हुए हैं, जुड़े जुड़े ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं आसपास, ठीक है। ऐसे रखा हुआ, कुछ ऐसा रखा हुआ है, कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ एक हैवीली हायर एकदम चार्ज, बहुत बड़ी सी
चार्ज बॉडी ला करके यहाँ पर रख दूँ, जो कि पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, लाके मैंने इसके बगल में रख दिया। अब इसके जब बगल में रखा बच्चों, जब इसके बगल में ला करके मैंने इसको रखा बॉडी को, तो क्या होगा, इसके जब बगल में ला के रखूँ तो क्या फिनोमिना होगा, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो इसकी कंडीशन थी, जो इसका असली सच था, वो सामने आ जाएगा। कैसे आएगा असली सच सामने? जब इस मैंने पॉजिटिवली हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ला करके इसके सामने रखा, इसका भी क्लोन करते हैं, अरे क्लोन का ऑप्शन का है, हाँ। जब इसको मैंने यहाँ पर रखा ला करके इसके पास में, तो बच्चों क्या होगा, अब जितना भी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव को देख करके उसकी तरफ कूद के अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ चले जाएंगे। बेसिकली क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, जहां पे रहता है वहीं रहता है, जहां है वहीं रहता है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो ये एरिया हो गया नेगेटिव चार्ज, तो जो इधर वाला एरिया होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये हम इमेजिनरी मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, मूवेबल नहीं होते, प्रोटॉन्स थोड़ी मूव करके जाएंगे, मतलब कहीं से। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज निकल जाता है तो वो एरिया क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इधर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो, पहले क्या थे, आराम से जुड़े थे, आपस में खेल रहे थे, लेकिन जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज आया, क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो गए। देखो फील हो रहा होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इधर चले गए, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या हुआ है, चार्ज का सेपरेशन हुआ जब मैंने हैवीली एक कोई ला करके रख दिया चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के सामने, तो क्या हुआ, ये सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने से ये नहीं है, अभी भी नेट चार्ज इस पे क्या है, नेट चार्ज, नेट चार्ज इज स्टिल, अभी भी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई। जितने इलेक्ट्रॉन से कूद के बाहर थोड़ी कोई इलेक्ट्रॉन गया है, बस क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो अभी भी क्या है, जो नेट चार्ज है वो इसके पास 0 है, तो बॉडी तो चार्ज हुई नहीं। लेकिन सर आपने क्या बताया कि इंडक्शन क्या है, एक चार्जिंग प्रोसेस है। अब चार्ज कैसे होगी इसमें, अब देखो चार्ज कैसे होता है ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली। क्या होगा, देखो क्या हुआ, एक बॉडी ऐसी है, ठीक है, इसी से सटा के मैं दूसरी बॉडी रख दूं, इसी से सटा करके दूसरे दो कंडक्टर्स हैं, दोनों को मैंने पास पास सटा करके ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। ठीक है, दोनों को एकदम क्लोजली रख दिया। अब क्या ये एक बॉडी की तरह रिएक्ट करेंगे, दो कंडक्टर्स को लाके मैं जोड़ के रख दूं तो एक बॉडी की तरह रिएक्ट कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक तार टूट जाता है, उसमें दूसरा तार जोड़ दो तो वो क्या तार एक ही तार की तरह रिएक्ट करने लगता है ना। जो भी चार्ज का फ्लो होगा वो ये दोनों दो अलग अलग बॉडी नहीं रखे, दोनों को सटा के रखा है, तो क्या दोनों हो गए सेम बॉडी हो गई। अब क्या हुआ, इनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, दोनों जोड़ करके रख दिया। अब मैं क्या लेकर के आया, एक हैवीली चार्ज बॉडी लेकर के आए, इसके बाद बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा चार्ज इसके ऊपर क्या है, भरा हुआ है। अब क्या होगा, अगेन वही प्रोसेस होगी, यहाँ सब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये अब एक ही बॉडी की तरह रिएक्ट करने लगे, क्योंकि पास पास सटा के मैंने रख दिया है। पहले क्या था, दोनों के ऊपर न्यूट्रल थे दोनों, अब क्या हुआ, इस तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरफ क्या आ गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर अभी भी ये जो नेट है, इस पर नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज क्या है, अगेन 0 है। लेकिन अब इन दोनों बॉडीज को मैंने सटा के रखा, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों क्या किया, दूर दूर कर दिया। इस बॉडी को इधर कर दिया, दूर कर दिया, और इस वाली बॉडी को भी ला करके दूर कर दिया। अब दोनों बॉडीज को जब दूर दूर कर दिया तो क्या हो गया, अब इस बॉडी पे प्योर नेगेटिव चार्ज बचे, इस बॉडी पे क्या बचा है, प्योर पॉजिटिव चार्ज बचा है। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई बॉडी, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो गई, और ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। देखो चार्जिंग हमने कर दिया इंडक्शन की हेल्प से। क्या किया, दोनों बॉडी को सटा के रखा, ये दोनों एक बॉडी की तरह काम करने लगी। हैवीली चार्ज लेकर के आया मैं कोई बॉडी, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हुए और पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए। अब फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, अब इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव रह गया, इसके पास नेगेटिव नेगेटिव रह गया। तो बात आप लोगों को ये समझ में आएगी इंडक्शन से कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस को मैं कल क्लास में लिखवाऊंगा, और जितना आज मैंने पढ़ाया उतने का हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।